अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट 23 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान ने गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान पाकिस्तान में 23 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसी अरसे में पाकिस्तान में मजमूई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 21 अरब डॉलर रही है। यानी गैर मुल्की कंपनीज की ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इन्वेस्टमेंट मुल्क में आने वाली नेट FDI से भी तकरीबन 2 अरब डॉलर ज़्यादा रही है। लेकिन यहाँ एक अहम नुकता समझना ज़रूरी है, ये दोनों आदाद नंबर्स बिल्कुल एक जैसे पैमाने नहीं है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 23 अरब डॉलर का नंबर पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की कंपनीज की सरमायाकारी और री इन्वेस्टमेंट को जाहिर करता है, जबकि नेट FDI एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पैमाना है जिसमें बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी के साथ बाज आउटफ्लोज यानी जो अमाउंट बाहर चला जाता है वो भी शामिल है। यानी एक गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में अपने मुनाफे से दोबारा सरमायाकारी करे तो ये मुल्क की मईशत में नई कैपेसिटी ज़रूर बनाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पूरी रकम उसी साल नई फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो के तौर पर FDI में नजर आए। अब जरा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की कंपनीज का वॉल्यूम कितना बड़ा है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान ने माली साल 2025 में ओवरऑल 13.1 ट्रिलियन रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू हासिल किया। उनके मजमूई एसेट्स की मालियत 42 ट्रिलियन रुपए रही। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर 615 अरब रुपए तक पहुंच गए, जबकि हुकूमत की मुख्तलिफ लेवीज की मद में इन कंपनीज की तरफ से तकरीबन 3.2 ट्रिलियन रुपए हासिल हुए। यानी गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ डॉलर्स आने का नाम नहीं है, ये कंपनीज पाकिस्तान में कारोबार, रोजगार, टैक्स, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम कर रही हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स की हम बात करें तो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक ऑयल, गैस और एनर्जी कंपनीज ने मेंबरान की जानिब से अदा किए गए लोकल गवर्नमेंट लेवीज में 36% का हिस्सा दिया। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस और लीजिंग कंपनीज के पास ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेंबरान के कुल एसेट का 75.6% था। यह सेक्टर टोटल टर्नओवर में भी तकरीबन 25% हिस्सा रखता है। फिर टेलीकॉम सेक्टर ने कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% हिस्सा लिया। यानी सिर्फ 5 टेलीकॉम कंपनीज ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मजमूई 210 मेंबर कंपनीज में तकरीबन 2.4% है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में उनका हिस्सा 1/3 है। ये पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अहम इशारा है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 210 कंपनीज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस और लीजिंग से ताल्लुक रखने वाली 38 कंपनीज भी शामिल हैं। ऑयल, गैस और एनर्जी की 33 कंपनीज हैं। फूड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 25 कंपनीज हैं। केमिकल्स की 25 हैं। फार्मास्यूटिकल की 24। यानी फॉरेन इन्वेस्टेड कंपनीज पाकिस्तान की इकोनॉमी के तकरीबन हर बड़े सेक्टर में मौजूद है। और एक अहम फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी का भी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 51 कंपनीज का टैक्स पहले मुनाफा 2021 से 25 के दरमियान सालाना औसत 26% की शरह से बढ़ा है। अब डॉलर टर्म्स में भी प्रॉफिट टैक्स कटने से पहले तकरीबन 11% रहा और रुपए में टर्नओवर 21%, जबकि डॉलर टर्म्स में 6% ये सालाना इजाफा बढ़ा है। तो पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ से बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं। अब इस मार्केट में पोटेंशियल कितना है, आने वाले दिनों में किस तरह ये इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और 10 साल के जो फिगर्स हैं ये कितने काबिल इत्मीनान हैं, इस पर हम बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी पिछले 10 साल के जो फिगर्स सामने आ रहे हैं, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट जो आई है वो FDI 21 अरब डॉलर आई। OICCI से रिलेटेड कंपनीज ने, उनके इन्वेस्टर ने 23 अरब डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट किए हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट हुआ है। तो पाकिस्तान पर इस वक्त एतमाद बढ़ रहा है दुनिया का इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे के हालात कुछ बेहतर हैं? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं हो रही। आगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा ख्याल भी यही है कि आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट खासी इजाफा होगा उसमें। और ख़ास तौर पे ये जो अमेरिका और ईरान की जंग है ये जल्द ही इंशाल्लाह ख़त्म होगी। और अगर जंग जो सैंक्शंस हैं ईरान पे, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो मैं समझता हूँ कि वो सैंक्शन ख़त्म होने से भी पाकिस्तान को पूरे वेस्ट एशिया तक रसाई मिलेगी। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो प्रोडक्शन हो वो एक्सपोर्ट हो, और ये भी है ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल इतना सस्ता हो कि कम से कम रेट में, और तवानाई इतनी सस्ती हो कि कम से कम रेट में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारी कम हो। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह माइन एंड मिनरल्स में है और एग्रीकल्चर में है और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री में है। किया है तमाम साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री ने बड़ी तेज़ रफ्तारी से
उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है और उनके यहाँ एक्सपोर्ट वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो ये हैं कि हमारे जो एनर्जी प्राइस है वो काफ़ी हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों से ज़्यादा है, और फिर हमारे यहाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर में भी इम्प्रूवमेंट्स इंशाल्लाह हो रही हैं। हमारी दिलेर अफवाज जो हैं वो काफ़ी बड़ी तनदेही से मुकाबला कर रही हैं जफाकशी से। तो ये चीज़ें, और कुछ हम रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं जो मेरे पास है, फेडरल मिनिस्ट्री बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जो इजाज़तें हैं, जो लाइसेंस हैं, जो गैर ज़रूरी मुख्तलिफ परमिशंस हैं, उनमें बहुत खातर खा कमी की जाए ताकि आसानियाँ पैदा हों और वन विंडो या वन स्टॉप शॉप इन्वेस्टर्स को मिले। वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें काफ़ी बेहतरी आए। तो इन्वेस्टमेंट इन सालों में, पिछले 10 सालों में कोई इतनी तसल्ली, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका सेविंग ही बहुत कम है, उस सेविंग में से इन्वेस्टमेंट भी कम है, और फिर हर दुनिया में जो ओवरसीज़ लोगों ने की है, तो पाकिस्तान ओवरसीज़ ने बहुत पैसा बनाया है बहुत से मुल्कों में, उनके पास सरमाया है, लेकिन वो पाकिस्तान में आने से झिझक रहे हैं। जो मैंने मामलात उसको बताए, इन वजूहात से एक्ट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम B2B बिज़नेस टू बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि चाइना जो बहुत बड़ी जिनकी अपनी मार्केट है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि इस वक्त उनकी इंपोर्ट तो हमारे यहाँ उनके यहाँ से जो माल आता है, पाकिस्तान की इंपोर्ट चाइना से तो 20 अरब डॉलर के करीब है, और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 3 अरब डॉलर है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो अगर वो बनाएंगे तो उनको बहुत वसी मार्केट चीज़ पाकिस्तानी को या दूसरे दुनिया की कंपनियों को यहाँ मिलेगी। तो ये हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, और आपने देखा कि पहली बार हमें जो रेटिंग कंपनी है प्रॉक्टर, ये जो रेटिंग कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर है, दुनिया की बहुत मशहूर रेटिंग कंपनी है, वो आज से 8-10 साल पहले हमारी C हो गई थी या B- हो गई थी, तो वो अब B हो गई है। ये पहली बार हुआ है 8 साल बाद। तो हुकूमत की कोशिश पूरी है। अभी हमारे यहाँ हमने ये कोशिश करनी है कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमत के जो ऑफिसर्स जिनको चला रहे हैं, और वो उनमें हम और खातर खा बेहतरी लाएँ, और वहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे साहब, ये मैक्रो लेवल पर जाहिर है कि ये कामयाबियां आप अभी बता भी रहे हैं और ये आगे आने वाले दिनों में हासिल भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो माइक्रो लेवल पर इस वक्त मामलात हैं एक आम आदमी के, वो बड़े डिस्टर्ब हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी, हुकूमत ने हमारे यहाँ की उसको डेली प्राइसेस पर वो ले आए, और हम देखते हैं कि उसमें इजाफा ज़्यादा होता है बनस्बत कमी के। एक आम आदमी पर बोझ पेट्रोल प्राइस की सूरत में, डीजल के प्राइस की बढ़ती हुई सूरत में बहुत ज़्यादा पड़ा है। दुनिया के दीगर ममालिक में इतनी ज़्यादा परसेंटेज वाइज इजाफा नहीं हुआ है कीमत में, हमने क्यों इतना इसको महंगा करके एक आम आदमी के लिए मुश्किल कर दिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आम आदमी काफ़ी मुश्किल में है। एक तो पिछले 15 साल में हमारे यहाँ गुर्बत और ज़्यादा बढ़ी है। पहले आप देखें 2012 में जो गुर्बत थी उससे आज 2026 में काफ़ी गुर्बत बढ़ी है, और ये वजह ये है कि हमारा एक तो जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत कम है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। हमारे यहाँ एक वक्त था कि दुनिया हमारी तरफ देखती थी, इंडिया पाकिस्तान पे रश करता था। मनमोहन सिंह वज़ीर ख़ज़ाना थे और यहाँ डॉक्टर महबूब हक वज़ीर ख़ज़ाना थे, मेरे दोस्त थे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में एक साथ पढ़े थे, क्लास फेलो थे। तो मनमोहन सिंह साहब ने पूछा डॉक्टर महबूब हक साहब से कि आप हमें गुर बताइए कि पाकिस्तान इतना आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। हमारी ग्रोथ उस वक्त 6-7% थी। इंडिया की ग्रोथ IMF उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था। आज हमारी ग्रोथ नहीं रही, 3.7% ग्रोथ हो गई है, 2.25% या 2.3 हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है। तो नेट ग्रोथ जो है वो 1.25 या 1.5% से कम है, 1.5% से कम है वो। तो उससे आम, और वो भी जो ग्रोथ हुई है उसमें भी अमीर आदमियों को हिस्सा मिला है, हम जैसे लोगों को जो कि सरमाया रखते हैं, जिनके पास सहूलतें हैं कई किस्म की,
वो आम आदमी को, गरीब आदमी को उसका बहुत कम हिस्सा, जो 1.5% या 1.25% ग्रोथ हुई है, उसका भी सालाना बहुत कम हिस्सा मिला है। गुर्बत में इजाफा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हुआ है, लोगों के बिजली के, गैस के बिल बहुत बढ़ गए हैं। एक तो ये आपने पूछा कि हमारे यहाँ क्यों सिर्फ हुआ है, वजह क्या, बहुत बड़ी भारी इंपोर्टेड फ्यूल की है। हमारे यहाँ अपनी अपनी प्रोडक्शन बहुत परसेंटेज कम है, कोई 70-80% हमारे यहाँ ऑयल इंपोर्ट होता है और दूसरे मुल्कों में इतनी परसेंटेज नहीं है, तो इस वजह से उनके यहाँ उसका बोझ ज़रा कम हुआ है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत का जो हमारे महसूलात में कमी ना हो और जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर सकें। तो ये जो पेट्रोलियम लेवी लगा है वो उन जो जहाँ हमें टैक्स वसूल पूरा नहीं हो रहा, उससे भी हम एडिशनल टैक्स, क्योंकि IMF की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं और हमारे यहाँ टैक्स भी एक मखसूस तबका देता है, तमाम तबकात जो है वो टैक्स नहीं देते। हमें चाहिए कि हम टैक्स माइंडेड हों। हमें हर एक को मुल्क के, मैं खुद अब करोड़ों रुपए महीना टैक्स देता हूँ और 1 रुपया भी पिछले 30 महीने से मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली हुकूमत से। अच्छा, तो आप अंदाज़ा कर दीजिए कि और भी लोगों को सेक्रीफाइस करना है। लेकिन हमारे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इदारे चल रहे हैं, उनमें करोड़ों अरब रुपए, उनमें हज़ारों अरब रुपए, हज़ारों अरब रुपए इन्वेस्ट हुआ है और उसमें हम हर साल कम से कम 1 अरब रुपए नुकसान, 100 अरब रुपए, हज़ार अरब रुपए नुकसान करते। हमारे हज़ारों अरब इन्वेस्ट हुआ है और हर साल हम कम से कम 1000 अरब रुपए या उससे ज़्यादा वो उन इदारों में जो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं उसको या तो हम प्राइवेटाइज करें, बहुत अरसे से कोशिश हो रही है लेकिन वो भी नहीं कर पाए, उसमें खजाना भी कम नहीं हो रहा। तो ये इस वजह से हमें पेट्रोलियम लेवी लगानी पड़ती है क्योंकि हमने अपने टैक्स पूरे करने हैं, तो वो महंगाई होती है। लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं कि जल्द ही ये जंग बंद हो जाएगी और इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात हमें मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि सैंक्शन लगी हुई हैं हमारे ऊपर ईरान की, इंडिया के साथ तो वैसे हमारी ट्रेड बंद है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, इधर ईरान के ऊपर हमारी सैंक्शन लगी हुई हैं, तो पाकिस्तान किधर एक्सपोर्ट करे तो बड़ा मुश्किल है। ऑल द वे फ्रेट ज़्यादा है जाके यूरोप और अमेरिका में करने की। तमाम ममालिक जिन्होंने तरक्की की है और जिनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आई है, जिन्होंने वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की है, वो साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ उनकी रीजनल ट्रेड है, उनकी आपस की ट्रेड है, उनके अपने आपस के मुल्कों में 70% उनकी ट्रेड आपस की है। तो ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ कुछ जो मुश्किलात हैं आपके सामने हैं, एनर्जी प्राइस मैंने आपको बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमने इम्प्रूव करनी है, फिर ये तेल के बहुत बड़े हमारे ऊपर मसाइल हैं, इसका ये आलमी जंग की, एक किस्म की आलमी जंग मैं उसको कहता हूँ कि सारी दुनिया इस पर का इम्पेक्ट हो रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग से पूरी दुनिया इससे नुकसान हो रहा है। सही। अब कैसा साहब, एक आखिरी सवाल कि ज़ाहिर है ये हालात तो सबके लिए मुश्किल हैं, लेकिन अब ये इस हुकूमत का आधा टेन्योर गुजर चुका है, 2.5 साल गुजर चुके हैं। एक आम आदमी तो रिजल्ट चाहता है, नतीजा चाहता है, उसको तो पेट्रोल सस्ता चाहिए। एक बाइक वाला भी 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी कीमत में भर रहा है और एक प्राडो वाला भी 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी कीमत में भर रहा है। हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कम से कम एक गरीब आदमी को रिलीफ दे सके, कोई टारगेटेड सब्सिडी हो सके जैसा कुछ अर्से पहले भी किया गया था, उसको दोबारा ऑपरेशनल कर सके? मैं समझता हूँ हुकूमत आम आदमी का ख्याल करती है और ये टारगेटेड जो सब्सिडी आपने कहा वो ज़रूरत है। हम कई चीज़ों में ऑलरेडी इसमें सब्सिडी दे रहे हैं और ये क्योंकि असल में IMF के प्रोग्राम में हम हैं और IMF के प्रोग्राम में सिर्फ हुकूमत को चाहे भी तो हर काम खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जो बिज़नेस को समझते हों, जो कॉमर्स को समझते हों, जो फाइनेंस को समझते हों। ज़्यादातर मुल्की अमूर में उनको दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि जो भी मशवरा है ऐसे माहिर मुआशात आगे आएँ और वो इलेक्ट भी हों, पॉलिटिक्स में भी आएँ, ताकि हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें, कोई देखिए पिछले 27 साल में हर एक को मौका मिला है। 9 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही जो कि आर्म फोर्सेस की मार्शल लॉ था जब, और 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI को हुकूमत मिली। 9 साल में 2 बार मुस्लिम लीग को हुकूमत मिली और कोई 18 साल से
सिंध में जो बहुत बड़ा कराची जहाँ शहर है और सिंध पूरा, उसमें पीपल पार्टी की हुकूमत रही हुकूमत, और 13 साल से पीटीआई की हुकूमत है केपीके में। हमारी हुकूमत भी पंजाब में काफ़ी अर्सा रही है। तो किसी भी पार्टी ने क्या किया या रिज़ल्ट हो ना, आम आदमी तो हर वक्त परेशान है क्योंकि हम नहीं डिलीवर कर पा रहे। जिस तरह चाइना ने किया, जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया। हमारे यहाँ तो गरीब बढ़ रही है गुर्बत की मिकदार लोगों की। तो हमें सबको मिल के डेडिकेटेड, और हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जो भी हुकूमत पावर में होती है, अपोजिशन वाली कहते हैं कि सिर्फ हम ठीक हैं, दूसरी पार्टियाँ गलत हैं, और वो उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी टांगें खींचते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में ज़रूर अपनी अपनी पॉलिसी में दुनिया पूरी में होता है कि इख्तलाफ होता है, लेकिन जहाँ मुल्की मामलात हैं और जहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ तालीम है, हमारे यहाँ देखिए ना 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये कोई आज तो नहीं हो रहा कि हमारी हुकूमत में हुआ, पहले यही होता रहा। तो हम सब ने, जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ लीडरशिप के ऊपर सब कॉन्फिडेंस करेंगे, और होना भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कई बार ऑफ़र कर चुके हैं अपने अपोजिशन जमातों को कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, मिलजुल के बैठे हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं, पहली बार नहीं हुआ। जिसकी भी हुकूमत होती है, दूसरी तमाम पार्टियां जो अपोजिशन में होती हैं वो टांगे खींचती हैं। तो ये चलता रहेगा, नाकाम हो गया सिलसिला। ये जो कहा जाता है कि ये देखिए ना, ये निज़ाम की कामयाबी है। हमने पाकिस्तान जो बना था, तो हमने क्या तवक्कुआत दी थी लोगों को, इतनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं। अभी इंडिया की नीयत साफ़ नहीं है, वो हमारे यहाँ मैली निगाह से देखता है। लेकिन हमारी दिलेर अफवाज ने, हमारे फील्ड मार्शल की क़यादत में, जो इंडिया को हमने शिकस्त दी है, और उसके बाद ये बनियान मरसूस का ये हम कर रहे हैं फंक्शन भी 14 अगस्त का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद आज हम इतनी अच्छी कामयाब डिप्लोमेसी कर रहे हैं। कुछ चाहिए, हम बिजनेसमैन को चाहिए, हम उन लोगों को जो फाइनेंस और कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के लोग हैं, उनको हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा रोल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और हुकूमतें देखिए सब मिलजुल के पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी तेल मार्केट एक बार फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कशीदगी की जद में आ गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के मामले पर इख्तलाफात ने तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है। कल ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5% बढ़कर तकरीबन $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की कीमत भी तकरीबन 5% बढ़ी और ये $82 तक पहुंच गई। अब दोनों बड़े आलमी बेंचमार्क्स के लिए 29 जुलाई के बाद एक दिन में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। असल मसला सिर्फ तेल की कीमत नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन एनर्जी कॉरिडोर्स में शामिल है। 2025 में यहाँ से तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोजाना गुजरती हैं, जबकि आलमी समुद्री तेल की तिजारत का भी ये तकरीबन 25% बनता है, जिसका तकरीबन 80% तेल एशिया जाता है। अब कुदरती गैस के लिए भी यही रास्ता इंतहाई अहम है। तकरीबन 20% आलमी LNG ट्रेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती है। कतर की तकरीबन 93% और UAE की 96% LNG एक्सपोर्ट्स इसी रास्ते से होती हैं। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इस वक्त खास तौर पर बहुत अहम है। पाकिस्तान ने 2025 यानी पिछले साल अपनी LNG इंपोर्ट का तकरीबन तमाम हिस्सा कतर से हासिल किया। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भारत और बांग्लादेश ने अपनी LNG ज़रूरियात का तकरीबन 2/3 हिस्सा हॉर्मुज़ के ज़रिए ही इंपोर्ट किया। यानी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई रुकावट आती है या ये तवील होती है, तो पाकिस्तान को सिर्फ महंगे पेट्रोल का सामना नहीं होगा, बल्कि LNG की दस्तियाबी भी मुतासर हो जाएगी, और इसका बराह रास्त असर फिर बिजली पैदा करने के साथ इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र की पैदावार पर भी पड़ेगा। ऑल्टरनेट LNG खरीदना भी आसान नहीं है। जापान, साउथ कोरिया और यूरोप ज़्यादा कीमत अदा करके कार्गो हासिल कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन पाकिस्तान के पास इसके लिए फिर फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है। इस वक्त हालात बड़े चैलेंजिंग हैं। अब ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर में दोस्त ममालिक की तरफ से पार्क किए गए डॉलर्स मजमूई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल का नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान को महंगे कार्गो के साथ साथ कार्गो की दस्तियाबी का मसला भी दरपेश हो सकता है। बहरान बढ़ने की सूरत में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से LNG लाई जा सकती है। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन क्या क्या है, हुकूमत को इस सूरत हाल में मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि फ्यूल कॉस्ट कम भी हो सके और लोगों तक रिलीफ भी पहुंच सके, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मुशीर वज़ारत ख़जाना के हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, रोज़ हम देखते हैं एक नया ऐलान आता है अमेरिका का या ईरान का, और फिर वहाँ कशीदगी बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान जैसे इम्पोर्ट ओरिएंटेड मुल्क के लिए इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? हमारा जो इस वक्त एनर्जी कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और फिर हम लोगों पर पास ऑन कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे तक हर एक आदमी इस वक्त परेशानी में।
अरे आप देखें, पहली बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है आपका कि आपकी कॉस्ट जो पास ऑन में आपको मालूम है, एक तो इम्पोर्टेड कॉस्ट है, थोड़ी देर हम उसको ले लेते हैं कि वो गिवन है, रुपी डॉलर पैरिटी स्टेबल है, सो ये एक गिवन कॉस्ट है। दूसरी कॉस्ट जो है आपकी 70 से 80 रुपए के दरमियान आ रही है, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान में एक पेट्रोलियम लेवी की, एक 5 रुपए की उसके ऊपर कार्बन लेवी है, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 रुपए के दरमियान एक इंपोर्ट ड्यूटी है। मैंने हमेशा पेट्रोलियम लेवी के बारे में ये कहा है कि पिछले साल हमने 1500 अरब कलेक्ट की थी, इस साल हम 1700 अरब कलेक्ट करने जा रहे हैं। आईएमएफ से इस पे ज़रूर बात करें, अब आईएमएफ से अगले महीने बात भी होनी है, उससे पहले आईएमएफ को एंगेज करें कि ये एक काउंटर सिक्लिकल होनी चाहिए। मैं टेबल पे था जब ये हमने लगाई थी, 10 रुपए लगाई थी। अच्छा, ये क्यों लगाई थी? ये इसलिए लगाई थी कि 18% जो जीएसटी है वो प्रोविंसेस से शेयर होता है, और आपको पता है एनएफसी 2014 के बाद नहीं हुआ। अब अगर एनएफसी नहीं हुआ, जीएसटी इसका शेयर होता है, तो उसमें से निकलने के लिए पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई, जो कि शेयर प्रोविंसेस से नहीं होती। एक तो ये बात होगी। अगर आप 18% आज जीएसटी लगाएं तो वो शायद 40-45 रुपए बनेगा, सो आपके पास 30-35-40 अरब रुपए का मार्जिन है, जो आप मेरे ख्याल में आईएमएफ से डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 18% जीएसटी ही बेसिस है इस चीज़ की, और बाकी प्रोडक्ट्स पे भी है, कोई भी अमीर आदमी कोई बड़ी चीज़ खरीदता है तो वो 18% दे रहा है, तो हाउ कैन वी हैव अ पेट्रोल सेलिंग टू अ मोटर बाइक गाय जो इस पे मतलब 70-80 रुपए दे रहा हो, डीजल पे इसी तरह जो ट्यूबवेल वाला है वो दे रहा है। सो आई थिंक देयर इज सम थिंकिंग जहाँ पे की जा सकती है। इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 1700 अरब ना कलेक्ट करें। वो क्यों कलेक्ट करना पड़ता है? ये लेट मी बी वेरी कैंडिड, इसलिए कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर सकते, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं एक तरह से। जब तक कि आप मूव नहीं करेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन, विच यू नो आई ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट, चाहे वो रिटेल होलसेल पे है, वो रियल एस्टेट पे है, कैपिटल गेन्स हैं, इन पे ब्रॉडनिंग है, यू नो 3400 से 5000 अरब का फिगर आता है, जो लीकेजेस हैं, जो टैक्स गैप है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस का है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन है। देयर इज सो मच ऑफ दैट टैक्सेशन दैट वी कैन डू, दैट इज द ओनली वे कि ये 1700 नीचे आएगा। इन द शॉर्ट रन इसकी आईएमएफ से बात कर लें, फिर इसको बढ़ा लेंगे वंस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, प्राइसेस फिर $60-70 के पैराहे में आ जाए। एक तो ये बात हो गई वेरी क्लियर। दूसरी बात यह है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। मैं आज भी कहता हूं कि थोड़ा सा जो ऑस्टेरिटी के नाम पे मेजर्स थे, यानी कि हाउस होल्ड्स को ये कहते रहें कि पेट्रोल की खपत उतनी ना करें, ताकि जो इंपोर्ट बिल है वो आपका संभला रहे। बिकॉज अगर पेट्रोल 90-80 के दरमियान में रहता है, जो कि है इस वक्त 87 है जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके बिल को ऑब्वियसली बढ़ाता है, मंथली के बेसिस पे बढ़ाता है, सालाना के बेसिस पे बढ़ाता है, वो आपके करंट अकाउंट पे प्रेशर डालता है। तो एक ऑस्टेरिटी के ज़िमन में जो मेजर्स हमें लेने हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि हम एक्स्ट्रा जो लोगों को जैसे एक तनबीह कह लें, पुश कह लें, मीनिंगफुली कन्विंस करना कह लें कि ये मेजर्स हैं, और आज भी कोशिश करें कि ऐसा ना हो। ये तो इन द शॉर्ट रन हो गया कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हुकूमत खुद जो है मीटिंग्स उसी पे रखे, एक्स्ट्रा ट्रैवल को रोके, अभी भी कदगन लगाए, आई थिंक ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है ना। आपने अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की पाकिस्तान में? मतलब ये सोचने की बात है ना कि आज भी जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है थ्रू प्रेडिक्टेबल प्रोड्यूसर प्राइसिंग आप नहीं कर पाए। मुझे बता दें, गैस आपने सुई के बाद कौन सी बड़ी फील्ड डिस्कवर की है? E&P के रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं, उनको क्लियर करना है। फास्टर अप्रूवल्स हैं। फिर ऑफ कोर्स सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में, बिकॉज वहाँ पे बहुत ड्रिलिंग है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी सिक्योरिटी का कैसे आपने ये इंसेंटिवाइज करना है कि हम शेल फॉर एग्जांपल निकाल सकें, लाइट गैस एंड ऑफशोर एक्रेज। ये तो है कि लॉन्गर टर्म में, मतलब लॉन्गर से मतलब है कि 3 साल में हमें ये सामने जरूर लाना चाहिए। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म है एक ओवरऑल, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में होने वाला है। प्राइसिंग कैसे होगी, ओगरा कैसे इंडिपेंडेंट रूल बेस्ड रेगुलेशन कायम करेगा, क्योंकि अगर आप ये कायम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टाइमली टैरिफ डिटर्मिनेशन नहीं हो रही, इन्फोर्सेबल लाइसेंसिंग नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो रहा। जब ये सब काम नहीं होते ना, तो एक प्रिडिक्टेबल जिसे कहते हैं ना वेल रेगुलेटेड मार्केट, जिसकी डीरेगुलेशन इटसेल्फ, अभी आपने क्या डीरेगुलेशन की? आपने वही 7 दिन की प्राइसिंग जो आप पहले करते थे, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ये मूविंग एवरेज पे पहले होती थी, 7 दिन बाद प्राइस आती थी, आज उसको आपने वीकली कर दिया। ये डीरेगुलेशन नहीं है। कौन तयन कर रहा है आज भी बिजली की इसकी कीमत का, तेल की? ऑफ कोर्स ओगरा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस में।
इससे निकल के आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये कहना है कि आप एफिशिएंटली मंगवाएं, अपने मार्जिन्स को कम करें, ये जो फ्रेट इक्वलाइजेशन है इसमें से निकलें, तो हो सकता है आपको 5 से 8 रुपए कीमत में बेहतरी दिखाई देना शुरू हो जाए। अभी भी आप कह रहे हैं पीएसओ मेन ऑपरेटर रहेगा। डीरेगुलेशन 2018 अरबाब में टेबल पे था जब ये बात हुई थी। आज 8 साल बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेप राइट डायरेक्शन में तो है कि डेली प्राइसिंग करें, पर ये डीरेगुलेशन नहीं है, बिकॉज आज भी एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग में है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये कि आज तक हम ये बात क्यों नहीं मानते कि ये मार्केट में हमने अपनी जो रिफाइनरीज हैं उनको अपग्रेड नहीं किया। 2023 में पॉलिसी की बात हुई, आज भी हो रही है, अच्छा कदम है, जो पॉलिसी आई है वो अच्छी है। यूरो 5 पे जाना ये थोड़ा सा समझें। एक रिफाइनरी है पार्को जो कि करती है डीप कन्वर्जन भी नहीं बल्कि लाइट कन्वर्जन करती है, बाकी तो कोई करती नहीं है। अगर आप क्रूड ले लेना रशिया से, ले लिया, नहीं रिफाइन कर पाए, बाकी सारी रिफाइनरीज हाइड्रो स्किमिंग की टेक्नोलॉजी पे है। दिस इज अ रियली ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब ये वो चीजें हैं जो आपने नहीं की। यूरो 5 नहीं करते तो पोल्यूशन होती है। सो अगले 4-5 साल में ये देखें, ये डीपर स्ट्रक्चर्स को तब्दील करना है। आज भी कोविड के बाद आपने ये नहीं किया कि 1% का, जिसे कहते हैं ना, 1% का आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है जो आपको मेंटेन करना था स्ट्रेटेजिक रिजर्व। कमर्शियल रिजर्व्स हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। इट वरीज मी कि इस सेक्टर को जो तंजीम नौ एनर्जी को ओवरऑल चाहिए इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की, वो हम कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो खाकन साहब, ये जो डेली प्राइसिंग जब इंप्लीमेंट की, बड़ा अच्छा मौका था इसी वक्त डीरेगुलेशन करने का, और ये भी डीरेगुलेशन इसलिए डिस्कशन में आ गया कि ये 4-5 महीने से जब हालात ख़राब हुए, ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो ये डिस्कस करने लगे, वरना तो ये ऑप्शन अंडर डिस्कशन भी नहीं था। तो अब तो ये बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, इस मौके से फ़ायदा उठाकर एक ही बार कर दे हुकूमत, ताकि वंस फॉर ऑल ये मामला सेट हो जाए। मैं तो आज भी कहता हूँ कि घबराहट होती है स्टेट्स को जब वो डीरेगुलेट करते हैं। हमने प्राइवेटाइजेशन के बाद जब ये बैंकों को डीरेगुलेट किया और इनको प्राइसिंग करने दी, हमने इसी तरह सबसे बड़ी जो डीरेगुलेशन करके देखी, लिबरलाइजेशन करके देखी, वो तो थी ये मोबाइल कंपनीज के साथ कंपटीशन आया, प्राइसेस नीचे चली गई। अब तो तकलीफ होती है कि इतना ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बिल्कुल इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, पेपर बनाना चाहिए। एक पर्चा भी हम सामने नहीं लाते। मैं तो इस चीज़ पे कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये डीरेगुलेशन कैसे काम करेगी। अब इसी तरह एनर्जी जो सिक्योरिटी का एक पर्चा, उससे क्या मतलब है? रिन्यूएबल्स पाकिस्तान में कैसे आएंगे, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगी, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कैसे आएगी, मतलब स्त्री 5 स्टार की कैसे हर कोई इस्तेमाल करेगा। फिर जैसे आप कहते हैं ना एलएनजी एंड जिसे कहते हैं कंपेटिटिव गैस मार्केट कैसे क्रिएट होगी, वो भी नहीं हम होने देते पाकिस्तान में। देखिए, जब तक हम ये जो एनर्जी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल से निकलेंगे नहीं और पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट को 85% पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट कैरी होता है, फ्रेट कैरी होता है रोड्स पे। ये रोड्स की पॉलिसी ने, हाईवेज की पॉलिसी ने 85% ये फ्रेट कैरी होता है। मोस्ट एफिशिएंट वे टू कैरी इज रेलवे। उससे मतलब हमने किसी तरह भी ये नहीं सोचा कि वो आज भी जो इनएफिशिएंट रेलवे है वो 2/3 है चीपर, यानी कि इट्स 1/3 चीपर, 2/3 कॉस्ट कैरी करती है। ये नहीं किया। पाकिस्तान को ना बड़ी डीपर, जिसे कहते हैं ना सर्जिकल रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स की तब्दीली की जरूरत है। ये नहीं करेंगे। आई होप कि कुछ अरसा बाद जब आप मुझे इंटरव्यू करें तो मैं इन चीज़ों पे ये कह सकूं कि ये काम हमने कर दिए हैं। फिर मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ कि वेल रेगुलेटेड मार्केट्स दुनिया भर में काम करती हैं, बट एनर्जी की प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि एलपीजी, एलएनजी, गैस, बिजली, पेट्रोलियम। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग done by really high caliber professionals, not the kind of वो हम एक OLS मॉडल रन करके, रिग्रेशन रन करके ये बना रहे हैं। ये बड़ा सीरियस काम है। आखिर में मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी तंजीमें नाउ इज द फॉलोइंग। इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए आपको, नेपरा ओगरा का एक रेगुलेटर चाहिए आपको, मार्केट कंपेटिटिव बनानी है रिटेल लेवल पर, ताकि ये जो ऑस्ट्रेलियन एनर्जी पॉलिसीज थी जिसमें हमने ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट का क़याम किया, ऑस्ट्रेलियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का क़याम किया, वर्कड इन दोज, ये सारे काम जो है ना होने वाले हैं। ये आसान नहीं है अरबाब, बट यू नीड टू बिल्ड दैट टीम व्हिच विल डू दैट सर्जरी इन द नेक्स्ट 5 years। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक़ खजाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कुछ खासा बेहतर रोज़ नहीं रहा। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की एक गिरावट आई, एक मंदी की सूरत हाल मार्केट में रही है और ये थोड़ी सी हैरान कौन इसलिए है चूँकि अभी जब जुलाई का महीना ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि नंबर ऑफ़ न्यू अकाउंट्स का एक नया रिकॉर्ड बना। इससे पहले अप्रैल में 24,000 नए अकाउंट्स खुले थे, नए लोग आकर स्टॉक मार्केट का हिस्सा बने थे और जुलाई में ये फिगर एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे निकल गया और पर डे 1000 से भी ज़्यादा नए अकाउंट्स खुले हैं। अब जब नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट भी यकीनी तौर पर इसमें आ रही है, तो फिर ये इंडेक्स क्यों ऊपर नहीं जा रहा? और ये पिछले 2 रोज़ में हमने देखा कि थोड़ा सा कल भी और आज भी सूरत हाल कुछ खासी हौसला अफजा नहीं रही। गो कि अभी भी ये 180 के की रेंज में मौजूद है, 1,80,000 पर है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत करीब है। अब आगे ये मोमेंटम कैसे आगे बढ़ता है करेंगे। एहसन मेहनती साहब CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जुलाई में जो ओवरऑल सिचुएशन हमने देखी, नंबर ऑफ़ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा यंग ब्लड आकर शामिल हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन वो इम्पैक्ट हमें इंडेक्स में ग्रोथ की सूरत में उस तरह से नहीं नज़र आ रहा है। तो ये इसकी वजूहत पर ज़रा आप रोशनी डालिए। देखिए, ये डेटा इंडिकेट ये कर रहा है कि ज़्यादातर अकाउंट्स जो हैं वो जेन ज़ी के खुल रहे हैं, यानी कि न्यू जो ब्रीड आ रही है वो स्पेशली इन्वेस्टर जो है कम एज के हैं और जाहिर है वो सीखने में वक्त लेते हैं। अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर नए पार्टिसिपेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं और उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया जा रहा है। मिलेनियल्स भी जो है वो ऐड हो रहे हैं, पर ज़्यादातर तादाद जो है 40% से ज़्यादा इसमें जेनजी हैं और आई थिंक कि उनका जो वॉल्यूम कदरन कम होता है और जाहिर है इसमें हम देख सकते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम मुस्तहकम है सिचुएशन के बावजूद कि इस वक्त अनरेस्ट है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और जो क्राइसिस चल रहा है तो दुनिया भर की मार्केट करेक्शन ले रही है और पाकिस्तान मार्केट कोई अनोखी मार्केट नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो काफ़ी मुस्बत नज़र आ रहा है। $3.6 बिलियन की रेमिटेंसेज, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, ग्रोथ है हर सेक्टर में। देखें, ऑयल सेक्टर के अंदर 20% से ज़्यादा ग्रोथ है, ऑटो सेक्टर में 50% से ज़्यादा और सीमेंट सेक्टर में 6-7% से ज़्यादा। तो इंडिकेशन यही है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो मुस्बत है, इसी वजह से नए पार्टिसिपेंट जो है वो ऐड ऑन हो रहे हैं। और एहसन साहब, ये ग्रोथ हो रही है एक पर्टिकुलर परसेंटेज से हो रही है, इससे ज़्यादा का पोटेंशियल इस वक्त हमारी इन सेक्टर्स में और फिर हमारी स्टॉक मार्केट में मौजूद है नहीं? आने वाले दिनों में एक और ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ग्रेजुअली बेहतरी होती है? देखिए, गवर्नमेंट जिस तरह इंसेंटिवाइज कर सकती थी रियल एस्टेट सेक्टर को, स्टील आप देखें प्रोडक्शन बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब जो है रिफाइनरीज के अंदर आ रही है, पाकिस्तान के जो डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। GCC की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान का रुख करेगी, तो आई थिंक कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा लोकली पॉजिटिव ले रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होपफुली ये जो वॉर के जो सिचुएशन है ये जैसी ऑफसेट होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिवाइव हुआ है, रियल स्टेट प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, आई थिंक कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होगा। रिकॉर्ड रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, अगर आप फॉलो करें सीमेंट सेक्टर के या ऑटो सेक्टर के, अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स हैं ऑयल सेक्टर के। आई थिंक कि पे आउट भी ऐसी उसी तादाद से जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो आई थिंक कि इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जब पूरी दुनिया के अंदर जो है अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान मार्केट रीजनेबली अच्छी परफॉर्म कर रही है। और ऐसे साहब, इसमें हमने अभी स्टैटिक देखा इंटरेस्ट रेट को, अब वो आगे नेक्स्ट रिव्यू जब आता है तो उसमें अगर कोई कमी होती है वो स्टैटिक रहता है, वो कैसे मार्केट पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? फिर हम प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस देख रहे हैं उसमें भी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज इस वक्त हमारे एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्ट शो कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को थोड़ा बूस्टअप कर सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल एक सिल्वर लाइनिंग है एसओईज की प्राइवेटाइजेशन और आई थिंक जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक की जो हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सामने आए हैं, प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट की ड्राइव है, काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है उन सेक्टर के अंदर जहां पर लॉसेस देखे जा रहे थे। और आई थिंक कि जो गवर्नमेंट के स्पेशली इनिशिएटिव है, इंसेंटिवाइज किया है रेमिटेंसेस को, वो फ्लो इन हो रही है कैपिटल मार्केट के अंदर, तो आई थिंक कि प्राइवेटाइजेशन बहुत मुस्बत हो सकती है जहां पर ये कॉर्पोरेट जो है रिवाइव भी कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं जाहिर कैपिटल मार्केट के अंदर भी और एसओईज के अंदर भी जो हमें नज़र आ रहे हैं। प्रोस्पेक्ट गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो सारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बजट भी ऐसे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को कि होपफुली जो है जो हमारे ग्रोथ मोमेंटम प्रोजेक्टेड है वो हमें अचीव होंगे। सही। अच्छा, जो FDI के नंबर्स पिछले 10 साल के आए, इसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। OICCI की इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं तो वो $23 बिलियन 10 सालों में रही है, ज़ाहिर एवरेज $2 बिलियन पर ईयर से भी ज़्यादा है। और अगर हम FDI देखते हैं तो वो उसके भी फिगर्स ऑलमोस्ट 20 बिलियन के अराउंड हैं।
तो ये 10 सालों में जो ये परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की, जो चैलेंजेस हमें दरपेश थे, उनको देखते हुए इत्मीनान बख्श है? देखिए, आई थिंक कि बिल्कुल हम एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बट ज़ाहिर है रेमिटेंसेस का अच्छा होना ये यानी कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिवाइव करता है। एफडीआई नंबर्स इसलिए नज़र नहीं आते कि वो एफडीआई जो है एग्जिट की हैं इंडिया के अंदर से भी, और ज़ाहिर है दीगर एशियन मार्केट को उसका इम्पैक्ट पड़ा है, बट पाकिस्तान को रिलेटिवली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और आई थिंक कि ये एक मेजर रीज़न है कि एफडीआई के नंबर्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे, बट होपफुली हमें जो हमारे रेमिटेंसेस हैं उसमें ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तानी सिटीजन अब्रॉड जो है पाकिस्तान में रिमिट कर रहे हैं, और हमें सपोर्ट मिल रहा है हमारे ट्रेड डेफिसिट नंबर जो ख़राब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर लाइक सिचुएशन मिडल ईस्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब, CEO एंड फबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।